हेलो, वेलकम यू ऑल इन भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर एन के भार्गव। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 12 की एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग क्लियर किए थे और लास्ट क्लास में हम लोग जो है ये हम लोग 8 टेक्निक को देखे थे, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को देखे थे, जिसमें इनफर्टिलिटी केस में हम लोग जो है डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू न्यू जो है बेबी का फॉर्मेशन करा सकते हैं या न्यू बर्न्स का फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो ये पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके उस वीडियो को जरूर देखें, पूरा चैप्टर्स के इसमें सीरीज पड़े हुए हैं। और आज जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 12 की, हेल्थ एंड डिजीज। पिछले क्लास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़े थे, लेकिन आज के क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं हेल्थ एंड डिजीज। तो देख सकते हैं यहाँ पे दो टर्म दिया हुआ है। पहला एक जो है जिसे बोलते हैं हम लोग हेल्थ, और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ डिजीज। ये दोनों का मतलब क्या होता है, हेल्थ का डेफिनेशन क्या होगा और डिजीज किसे बोलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले क्लास में भी एक बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हेल्थ का डेफिनेशन बता चुके हैं कि जब भी कोई नया डेफिनेशन क्रिएट करना होता है या न्यू कोई हेल्थ के क्षेत्र में अगर कोई नया डेफिनेशन दिया जाता है या नया डेफिनेशन बनाया जाता है, तो ये WHO के द्वारा जो डेफिनेशन दिया जाता है उसी को हम लोग मानते हैं। तो WHO के द्वारा क्या बताया गया कि ये कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग स्टेट अगर किसी पर्सन में दिखता है तो हम मानते हैं कि दैट पर्सन इज हेल्दी। मतलब अगर फिजिकली फिट है, शारीरिक रूप से अगर सही है, अगर उसके हाथ पैर सलामत है, उसके जितने भी ऑर्गन्स है वो सही है, प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। दूसरा, मेंटली किसी तरह का फ्रस्ट्रेट नहीं है, मानसिक रूप से सही है, अगर वो सही से सोच सकता है, किसी भी टॉपिक पे अच्छे से विचार कर सकता है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो मेंटली फिट है। और सोशल वेलबींग कहने का मतलब क्या होता है कि सोशल समाज में उसको कैसे रहना चाहिए, अगर उसका आइडिया है, उसको नॉलेज है, समाज में कैसे अपने आप को फिट करना चाहिए, अगर इन सब की उनको आइडिया है तो मानते दैट पर्सन इज फिट है। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थी है या फिर नॉर्मल भी हेल्थी डेफिनेशन कह सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल बीइंग है तो हम मानते हैं कि दैट पर्सन इज हेल्दी। तो यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि हेल्थ या का डेफिनेशन क्या होगा, या किसे हम लोग हेल्थ बोलेंगे या किसे हम लोग हेल्दी पर्सन बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा डेफिनेशन ये हो जाएगा कि अ स्टेट ऑफ कंप्लीट अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आप मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे या इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप इसका नोट्स बना सके और बाद में इसकी रिवाइज करने की जरूरत पड़े तो अच्छे से रिवाइज कर सके। सोशल वेलबींग, तो उसे हम लोग बोलेंगे दैट पर्सन इज हेल्दी। अब बात यह है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपका हेल्थ में गड़बड़ी हो सकती है। तो अगर कोई पर्सन जेनेटिक डिसऑर्डर से ग्रसित है, यानी वैसे बीमारियां या वैसे एबनॉर्मलिटीज जो उसके जीन में होते हैं या पेरेंट्स से उसमें ट्रांसफर होते हैं, तो उसे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। पिछले क्लास में इसको चर्चा कर चुके थे, दो तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। पहला एक जिसे हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, और दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोम की संख्या में किसी भी तरह के चेंजेज हो जाए, या कुछ ऐसे कह सकते हैं कि उसके शेप साइजेस में किसी भी तरह का चेंजेस होता है, तो पर्सन जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार है, जिसमें डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टन सिंड्रोम, आपको ये बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम्स के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अगर पर्सन जो है किसी भी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार है तो वो उसके हेल्थ पे असर कर सकता है। तो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे एक चीज कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, दैट अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। ये मनुष्य के स्वास्थ्य को कौन कौन से ऐसे कारण है जो कि अफेक्ट कर सकता है। तो इसमें सबसे पहला जो चीज जो है जो कि ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करता है वो है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी अनुवांशिक रोग। ऐसा शुद्ध हिंदी में बोले तो उसे बोलते हैं हम लोग अनुवांशिक रोग, यानी वैसे बीमारियां जो कि हमारे पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं या उनके जीन में चेंजेस होने की वजह से
उनमें ये समस्या देखने की मिलती है, उसे बोलते हैं हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर। दूसरा जो है वो है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस क्या होते हैं? किसी भी पैथोजेंस की वजह से अगर वो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शंस, किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से उसके हेल्थ पे असर पड़ता है। फिजिकली भी उस असर पड़ सकता है, मेंटली भी हो सकता है, सोशली रूप से वो डिप्रेस्ड हो सकता है। तो ये तीनों चीज हो सकते हैं इन्फेक्शंस की वजह से। तीसरा जो मेन कारण है वो है लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल क्या होता है? यानी उसके जीवन जीने का स्टाइल, उनके जीवन जीने का शैली, रवैया। यानी वो अपने उनके सोने जागने का समय क्या है, भोजन करने का समय क्या है, वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते, इन सारी चीज़ों का भी ह्यूमन हेल्थ पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर हैं जिसके वजह से ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करता है। कौन कौन से फैक्टर हो गए? पहला, एक जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी वैसे डिसऑर्डर जो कि पेरेंट्स से बच्चों में इनहेरिटेड होते हैं। दूसरा, इन्फेक्शंस, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैक्टर ट्रांसफर होना। और तीसरी चीज जो है इसमें देखने को मिलते हैं वो है पर्सन का लाइफ स्टाइल। यानी अगर वो पर डे बैलेंस्ड डाइट ले, अगर पर्सन जो है वो बैलेंस्ड डाइट करता है। अब बात ये है कि बैलेंस्ड डाइट किसे कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट वो होता है जब उसके भोजन में पूर्ण रूप से टोटल न्यूट्रिएंट्स यानी माइक्रो और मैक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स अगर उसमें हैं, उसके भोजन में प्रॉपर रूप से कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन्स मिले, मिनरल्स मिले, तो अगर उसके भोजन में सारे चीज हैं तो मानते हैं कि वो बैलेंस्ड डाइट है। प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो पर्सन जो है अगर बैलेंस्ड डाइट रखता है, अगर वो अपना पर्सनल हाइजीन रखता है, पर्सनल हाइजीन कहने का मतलब होता है कि साफ सफाई, वो अपने शरीर का कैसे ख्याल रखता है, साफ उसके कपड़े धुले होने चाहिए, शरीर अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए, इससे भी इसका हेल्थ पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और दूसरी चीज जो इसमें रेगुलर एक्सरसाइजेस, क्योंकि कहा जाता है कि एक्सरसाइज करने से बीमारियां कभी नहीं होती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज हो गया, पर्सनल हाइजीन हो गया, अगर बैलेंस डाइट है तो इससे जो होता है गुड हेल्थ को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन और रेगुलर एक्सरसाइज करके हम लोग जो है अपने ह्यूमन हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आप लोग को क्लियर है। हेल्थ क्या होता है कि कंप्लीट फिजिकल और कंप्लीट स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग को स्टेट ये हेल्थ बोलेंगे। कौन कौन सा फैक्टर ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं? पहला, जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा इन्फेक्शंस, और तीसरी चीज है लाइफ स्टाइल। तो बात यह है कि हम लोग हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बैलेंस डाइट लेके, पर्सनल हाइजीन करके और रेगुलर एक्सरसाइजेस करके हम लोग अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको दिमाग में रखने हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसको मिटाऊंगा। आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं, ये रिवाइज करने में आपको बहुत फायदेमंद होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ। तो हो गया कि हेल्दी का डेफिनेशन, हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, कैसे हम लोग हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम लोग अपने हेल्थ को मेंटेन ना कर पाए तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन हो चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन हो, जो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं वो अपना फंक्शन कर नहीं करेंगे, डिसफंक्शन हो जाएंगे, जिसके वजह से जो है पर्सन को तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, जिसे हम लोग डिजीज बोलते हैं। ये सब बातों का भी ध्यान रखना। जैसे अगर खाने में अगर हम लोग प्रॉपर बैलेंस डाइट ना लें, अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इनटेक करें तो हो सकता है कि हमें डायबिटीज हो सकती है एक एज आने के बाद में। अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैट कंज्यूम करें तो हो सकता है आपके ये हार्ट पर असर कर दे, आपका हाइपरटेंशन बढ़ा सकता है। अगर अगर हम लोग कुछ उस तरह के बहुत ज़्यादा ऑयली सब्सटेंस खाते हैं तो हो सकता है किडनी पे भी असर हो सकता है। तो ये सारे जो हैं आपके हेल्थ पे असर करते हैं। तो आपके जो है रेगुलर एक्सरसाइज ना करने की वजह से, पर्सनल हाइजीन ना मेंटेन करने की वजह से, बैलेंस डाइट ना लेने की वजह से आपके जो इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं उस पर अफेक्ट करते हैं, जिसके वजह से पर्सन को जो है
डिजीज हो जाते हैं, यानी उसके ऑर्गन जो होते हैं वो डिसफंक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की समस्या बीमारियां देखने को मिलती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें रहेगा उसे बोलेंगे हम लोग डिजीज। डिजीज का डेफिनेशन क्या कहता है, यहाँ पे हेडिंग देंगे डिजीज किसे बोलेंगे। तो यहां लिख सकते हैं कि व्हेन फंक्शनिंग ऑफ when functioning of one or more organs जब एक से ज्यादा ऑर्गन्स आपके फंक्शन करना बंद कर दे, जैसे लिख सकते हैं मोर ऑर्गन्स और सिस्टम। ऑर्गन्स और सिस्टम में अंतर तो समझ में आता होगा आप लोगों को। ऑर्गन्स सबसे देखिए, सबसे पहले हमारे बॉडी में सेल बनता है, सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन्स के ग्रुप को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। यानी बहुत सारे जब ऑर्गन्स मिलेंगे तब उसे सिस्टम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन हो सकते हैं, माउथ होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, इंटेस्टाइन होते हैं, बहुत सारी चीजें आते हैं, इसमें ग्लैंड्स भी आते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड आते हैं। तो ये सारे जब फंक्शन करना बंद कर देंगे तो मतलब मानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो कह सकते हैं यहाँ पे एक ऑर्गन या एक से ज्यादा ऑर्गन जिसे हम लोग सिस्टम बोलते हैं, अगर वो फंक्शन करना बंद कर दे तो उसे हम लोग बोलते हैं कि डिजीज हो गया है। When functioning of one or more organ or system of the body is adversely affected या ऐसे कह सकते हैं कि माल फंक्शनिंग और माल फंक्शनिंग, यानी उसके जो फंक्शन है वो अगर सही से वो फंक्शन ना करे। माल फंक्शनिंग कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस, जिसके वजह से आपके बॉडी में तरह तरह के जो है साइंस और सिम्टम्स आ जाए। वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स इज कॉल्ड डिजीज। ये हुआ आपका कंप्लीट डेफिनेशन। क्या कह रहा है डेफिनेशन अभी, एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। कह रहा है यहाँ पे व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन, मतलब जब आपके एक से ज्यादा ऑर्गन जो उनका रियल फंक्शन है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम होता है गैसेस एक्सचेंज करना, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम क्या होता है आपका डाइजेशन कराना, जो है आपका ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है आपके बॉडी में जो है ब्लड के सर्कुलेशन मेंटेन करना। इस तरह से जितने भी सिस्टम हैं या जितने भी ऑर्गन हैं हमारे बॉडी में, उन सब का कुछ ना कुछ जरूर फंक्शन होता होगा। तो अगर उनके जो रियल फंक्शन है ऑर्गन्स के हो या फिर सिस्टम का हो, अगर वो अफेक्टेड हो, किसी भी वजह से अफेक्टेड हो सकते हैं, चाहे वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से अफेक्टेड हो सकते हैं, आपके ये पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने की वजह से हो सकते हैं, इन्फेक्शंस की वजह से हो सकते हैं। तो अगर किसी भी वजह से उनका फंक्शन सही से ना अफेक्टेड हो जाए उनका फंक्शन, या यू ऐसा कहें कि माल फंक्शनिंग हो जाए, सही से फंक्शन ना करे, तो उसके वजह से उनके बॉडी में साइन और सिम्टम्स दिखते हैं। अब ये साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके पास में डॉक्टर दो चीज पूछते हैं। पहला कि पहले वो आपसे पूछते हैं कि आपको समस्या क्या है। तो जब आप बताते हैं कि सर मुझे हेडेक हो रहा है, सर मुझे वोमिटिंग हो रही है, सर मेरे सर में दर्द रहता है, तो ये सब जितने भी आप बताते हैं ये सब है सिम्टम्स, जो आप डॉक्टर को बताते हो वो सारे सिम्टम्स होते हैं। और दूसरी चीज डॉक्टर भी आपको ऑब्जर्व करता है, अच्छे से देखता है कि आप जो सिम्टम्स बताते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी में कुछ ऐसे लक्षण है कि नहीं। तो डॉक्टर जब देखते हैं तो उसे वो बोलते हैं साइन, जबकि आप जो डॉक्टर को बताते हो तो उसे बोलते हैं सिम्टम्स। तो ये दोनों चीज दिखने चाहिए, साइन और सिम्टम्स दोनों चीज उसमें दिखता है। तो इस तरह का अगर कंडीशन होता है तो उसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि उसे डिजीज हो गया है। तो आई होप आप लोग का डेफिनेशन क्लियर है। जब एक या एक से ज्यादा ऑर्गन्स या सिस्टम अफेक्ट हो जाए, फंक्शन करना बंद कर दे, तो उसके बॉडी में वेरियस साइन और सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि दैट पर्सन इज डिजीज। जैसे अगर कोई पर्सन आए और आपको बोले कि उसके जो ना चेस्ट में दर्द रह रहा है, बहुत सीने में बहुत दर्द रह रहा है और कभी कभी चक्कर आता है, तो ये पर्सन जो बता रहा है ये आपका सिम्टम्स हुआ।
अब डॉक्टर जो है इसका डायग्नोसिस कराएंगे, इसको टेस्ट कराएंगे, इसको देखेंगे, फिर वो जो ऑब्जर्व करेंगे उसे साइन बोलेंगे और तब डॉक्टर डिसाइड करेंगे एक्चुअली में इनको प्रॉब्लम कहाँ है, इनके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में प्रॉब्लम है या इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम है। तो इससे डॉक्टर जो है इंडिकेट करते हैं कि दैट पर्सन इज अफेक्टेड, चाहे वो उनके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में डिजीज हो गए हो या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिजीज हो गए हो। तो ये चीज होता है जो कि आपका डिजीज को डिफाइन करता है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो सकता है और एक से ज्यादा ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अब बात है कि डिजीज कितने तरह के होते हैं। ये तो समझ में आ गया कि डिजीज किसे कहते हैं। अब हम समझेंगे कि डिजीज कितने तरह के होते हैं। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसे बिठाऊंगा अभी। चलिए तो अब समझते हैं हम लोग कि डिजीज कितने तरह के होते हैं। तो डिजीज का क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे अलग अलग हो सकते हैं। कई बार जो है हम लोग देखते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी कैसे फैलता है, उस हिसाब से हम लोग डिजीज क्लासिफिकेशन करते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कितने समय तक रहता है, उनका जो है टाइम पीरियड कितना है, कितना समय तक वो आपके बॉडी में है, तो उस आधार पर भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं वो है ऑन द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। यहां पे नेक्स्ट पॉइंट देंगे कि ऑन द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के आधार पर यानी फैलने के आधार पर, ऑन द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन डिजीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू, डिजीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के आधार पर। ये पॉइंट याद रखेंगे, किस बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के आधार पर, कैसे फैलते हैं। इस हिसाब पर देखिए तो डिजीज जो होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो डिजीज जो होते हैं इसकी दो कैटेगरी होते हैं। एक पहला जिसे हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, और दूसरा जो डिजीज होता है उसे बोलते हैं हम लोग नॉन इन्फेक्शियस। तो ये पहला इसमें क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो इसमें हो गया पहला इन्फेक्शियस डिजीज और दूसरा जो हो गया नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ये पूरा जो आपका सीरीज जो चल रहा है ये आपके एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा है। क्योंकि एनसीईआरटी का आपका चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपका जेई का एग्जामिनेशन हो, चाहे सिविल सर्विसेज के लिए जितने भी अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन होते हैं उनमें एनसीईआरटी को जरूर फॉलो किया जाता है। क्योंकि सारा क्वेश्चंस के आंसर आपके एनसीईआरटी में होते हैं, बहुत डीप में होते हैं। और मैं बेसिकली इस चैनल का मेन मोटो जो है वैसे लोगों तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, नॉलेज देना है जो लोग महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में, कई बार क्या होता है कि बहुत हार्ड लैंग्वेज में बच्चों को समझाया जाता है, बट इस चैनल का मेन मोटो है कि सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में लोगों को बायोलॉजी सिखाना। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वैसे लोगों को भी शेयर करें जिनको इसकी नीड्स है। तो दो तरह का हो गया, पहला इन्फेक्शियस डिजीज और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो दोनों में अंतर क्या हो, पहला चीज ये है कि इन्फेक्शियस डिजीज वो होते हैं जो कि इजीली ट्रांसमिट हो जाते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसमिट। जो कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन बहुत आसानी से ट्रांसफर नहीं होते, यूं कहें कि ट्रांसफर नहीं होते हैं, उसे उन्हें बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि डिजीज which can easily transmit, which can easily transmit from one to another, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे आसपास बहुत सारी बीमारियां देखते हैं, जैसे परिवेश में कहा जाता है थोड़ी दूरी बना के रखे, क्योंकि ये बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत आसानी से जैसे हाल फिलहाल में अभी आप लोग एक बड़े बड़े पेंडेमिक से गुजरे हैं, जो कोविड का केस था, इसमें देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों को जो है इन्फेक्शंस हो जाने के, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट हो जाने की वजह से ये बीमारियां बहुत फैली है, बहुत लोगों को मृत्यु भी हो गई इसमें। तो इसमें लोग कहा गया कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथ को सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करें,
क्यों कहा गया? क्यों इसलिए कहा गया क्योंकि ये बीमारी जो है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसमिट कर जाता है, यानी फैल जाता है। तो इसमें एक जो बीमारी है जो कि यूनिवर्सल सब सभी जानते हैं, एड्स हो गया, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और दूसरा कॉमन फ्लू, खांसी छींकने की वजह से ये बीमारी बहुत आसानी से ट्रांसमिट कर जाती है, जिसे खांसी सर्दी जुकाम बोलते हैं। और दूसरा जिसे बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, तो ये कह सकते हैं कि which does not transmit easily, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें क्या क्या सकते हैं, जैसे कि आपका कैंसर हो गया, एग्जांपल मान लीजिए कैंसर हो गया। कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जो साथ रहने से, साथ खाना खाने से, साथ सोने से कभी नहीं फैलती है। ये इसका अलग ही तरह की बीमारी है। ये दो तरह की बीमारियां हो गया ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये क्लासिफिकेशन जरूर याद रखेंगे डिजीज का, कि पहला हो गया ट्रांसमिशन के मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के आधार पे दो हुए, पहला इन्फेक्शियस, दूसरा नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस क्या होता है? जो कि इजीली ट्रांसमिट कर जाते हैं, जैसे कि एड्स, कॉमन फ्लू। दूसरा नॉन इन्फेक्शियस जो कि इजीली ट्रांसमिट नहीं करते हैं, जैसे कि कैंसर। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि मैं इसे उठा के आगे बढ़ सकूं। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं टाइप्स ऑफ डिजीज। चलिए, अब हम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन से ऐसे कॉमन डिजीज हैं ह्यूमंस में जो देखने के मिलते हैं, और ये डिजीज फैलते कैसे हैं। पहली चीज तो मालूम होगी कि दो तरह के डिजीज होते हैं, पहला इन्फेक्शियस, दूसरा नॉन इन्फेक्शियस। और बात ये है कि ये डिजीज फैलते कैसे हैं। अगर इन्फेक्शियस डिजीज है तो ये फैलते कैसे हैं। पहली चीज तो बता दें कि जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं ये किसी जो मीडियम के माध्यम से फैलते हैं। ये जो मीडियम है जो कि डिजीज फैलाते हैं एक्चुअली में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीज कराते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं लोगों में, उसे हम लोग बोलते हैं पैथोजेंस। तो सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट हम लोग जान लेंगे, पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस एक वेक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तो यहाँ पे एक से लिख सकते हैं सिंपल भाषा में कि डिजीज कॉजिंग organism are called pathogens। अब ये पैथोजेंस कुछ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कुछ भी हो सकते हैं जो भी बीमारी फैलाते हैं। दो तरह के आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक वो जो कि आपके बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, जो आपके काम को आसान बनाते हैं, आपके काम में आते हैं, और दूसरा वो जो कि बीमारी को फैलाते हैं, आपको बीमार बनाते हैं। तो जो बीमार बनाते हैं, जो डिजीज कॉज कराते हैं, उसे ही हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगस हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो भी आपको बीमारी पैदा करते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं ये आपके पैथोजेंस होते हैं। अच्छा, बात ये कि पैथोजेंस तो होते हैं, लेकिन ये पैथोजेंस हमारे शरीर में आते कैसे हैं, कैसे बीमारी कॉज कराते हैं। कई बार जो होता है कि हम लोग खुले में रखे हुए भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो बाहर में से बैक्टीरिया तो दिखाई पड़ते नहीं है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो वो भोजन पे किसी माध्यम से आ जाते हैं, भोजन में आ जाते हैं, जिसको हम अपने शरीर में खाते हैं तो हमारे शरीर में जाते हैं और जाके हमारे सिस्टम के साथ में ये अल्टर करते हैं, जिसकी वजह से हमको बीमारियां होती है। दूसरा, हम लोग कंटामिनेटेड वाटर लेते हैं, वैसे पानी जो कि पहले से ही दूषित है, कंटामिनेटेड है, इन्फेक्टेड है, वैसे पानी को पीते हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती है। कई बार हम लोग सही से हैंड वॉश नहीं करते हैं, बिना हैंड वॉश किए का खाना खा लेते हैं, तो उसके वजह से भी हमारे शरीर में जो है बीमारी आती है। कई बार सांस लेने की वजह से भी, किसी इन्फेक्टेड पर्सन कंटेक्ट में रहने के बावजूद भी हमारे शरीर में पैथोजेंस आसानी से एंटर कर जाते हैं।
तो इनके जो है इंटर करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दे ट्रांसमिट थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट, थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट। ये डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी हमारी बॉडी में आ सकते हैं और इनडायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू भी हमारी बॉडी में इंटर कर सकते हैं। जैसे कि एक मिनट, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर ले। जैसे कि मान लीजिए कि आपका फूड हो गया, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, इन सब के माध्यम से आसानी से ये पैथोजेंस आपके शरीर में एंटर कर सकते हैं और आपकी जो वाइटल एक्टिविटी होते हैं उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। होता क्या है कि ये पैथोजेंस सबसे पहले तो ये इन सब के माध्यम से, फूड के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, एयर के माध्यम से आपके शरीर में एंटर करते हैं और एंटर करके आपके ही बॉडी का इस्तेमाल करके, आपके ही बॉडी की एनर्जी का, न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके आपके ही बॉडी में अपने सेल्स को मल्टीप्लाई करते, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और हमारे बॉडी के जो सिस्टम होता है उस सिस्टम के साथ फेरबदल करते हैं। तो इसके वजह से जो है तरह तरह के जो है बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं पैथोजेंस क्या होते हैं, ये कैसे एंटर करते हैं। तो अब हम समझेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन के डिजीज के दो टाइप्स होते हैं। पहला इन्फेक्शियस डिजीज, दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब उसको हम लोग समझ लेते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज के पीछे कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या क्या आते हैं। इन सबको थोड़ा सा देख लेंगे। वीडियो के साथ जरूर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ साथ में नोट्स जरूर बनाइएगा और उसके बाद एनसीईआरटी को जरूर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद एमटीजी का क्वेश्चन बैंक जो है फिंगर टिप्स जरूर बनाएं। इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब जो हमारा हेडिंग रहेगा वो है कि इन्फेक्शियस डिजीज किसे कहते हैं। ये तो पहले ही देख चुके हैं हम लोग, इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं। लिख सकते हैं कि द डिजीज विच इज, पहले बता चुके हैं, द डिजीज विच इज इजिली ट्रांसमिट, विच इजिली ट्रांसमिट, वैसे डिजीज जो कि आसानी से ट्रांसमिट कर जाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फेक्शियस डिजीज। अब बात यह है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज को हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। तो इन्फेक्शियस डिजीज को भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैथोजेंस, यानी किस किस पैथोजेंस की वजह से ये बीमारियां होती है, तो उस आधार पे हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज का भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज कितने तरह के होते हैं। क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं किसी न किसी पैथोजेंस की वजह से होते हैं और पैथोजेंस कुछ भी हो सकता है, तो उस आधार पे हम लोग इसे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखेंगे तो इन्फेक्शियस डिजीज कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं वो होते हैं बैक्टीरियल डिजीज। सबसे पहले आता है बैक्टीरियल डिजीज, वैसे बीमारी जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग वायरल। तीसरा जो हमारा डिजीज उसे बोलते हैं हम लोग फंगल, फंगल डिजीज हो सकता है। और अगला जो है हमारा प्रोटोजोअन, प्रोटोजोअन डिजीज और हेलमिंथस, हेलमिंथस। ये इन्फेक्शियस, ये सारे जो दिख रहे हैं आपको, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोआ, हेलमिंथस, ये सारे के सारे आपके पैथोजेंस हैं और इनके वजह से जो बीमारियां होती है उसे हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी को बैक्टीरियल डिजीज। जैसे कि एग्जाम्पल अगर याद करें तो बैक्टीरियल डिजीज में क्या होता है, निमोनिया होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर निमोनिया जो हमारे बॉडी में होता है, सांस लेने में समस्या होने लगती है, उसे क्या बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं। ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जैसे आपको फीवर हो जाता है, जैसे बोलते हैं टाइफॉइड, ये भी क्या है आपका बैक्टीरियल डिजीज है। एग्जाम्पल्स है कुछ आपके दिए हुए एनसीईआरटी में, इसको याद रखना है कि कौन कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, कौन वायरल डिजीज है, कौन फंगल डिजीज है, कौन प्रोटोजोन और कौन हेलमिंथस है। जैसे वायरल डिजीज है तो इसमें वायरल फीवर जनरली हम देखने को मिलता है, कॉमन फ्लू देखने को मिलता है, ये भी आपका वायरल डिजीज है, जिसमें पर्सन जो बहुत सारा छींकने लगता है,
नहीं, नाक लाल हो जाते हैं छींकते छींकते, ऐसा भी देखने को मिलता है। पोलियो हो गया, पोलियो भी क्या है, एक तरह का आपका वायरल डिजीज है। फंगल डिजीज जनरली देखा जाता है ये जो है स्किन इन्फेक्शन कॉज कराते हैं। कई बार जो होता है हमारे स्किन के ऊपर जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, रेड रेड हो जाता है, वहां पे बहुत खुजली जलन जैसा होता है, इचिंग करता है, और उसे हम लोग रिंग वॉर्म बोलते हैं। आप लोग देखे भी होंगे। जनरली जो है ये वैसे जगह पर होते हैं जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है, जैसे कि हमारा इंग्रोइन रीजन जो होता है वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जनरली ये स्किन पे होते हैं। दूसरा है प्रोटोजोअन डिजीज, जैसे कि हो गया एग्जांपल एमीबियोसिस, पेट में दर्द हो गया, वोमिटिंग होना, डायसेंट्री होना, ये सारे चीज जो है ये एमीबियोसिस के लक्षण है। क्योंकि ये पानी के द्वारा होता है, ये इन्फेक्टेड पॉल्यूटेंट वाटर की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए मलेरिया हो गया, ये मच्छर काटने की वजह से होता है। प्लाज्मोडियम जो वेक्टर होता है इसका, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो मच्छर जो काटता है फीमेल एनोफ्लीज मच्छर, जिसके वजह से आपके शरीर में जो है फीवर भी होता है और आपका लिवर में स्वेलिंग भी हो जाता है, भोजन डाइजेस्ट सही से नहीं होता, वोमिटिंग होता है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। एक करके हम इसको पढ़ेंगे। अगला जो जैसे एस्केरियासिस हो गया, जैसे एस्केरियासिस हो गया, ये भी आपका प्रोटोजोअन डिजीज है। जैसे कि आपका हेलमिंथेस, लास्ट जो है हेलमिंथेस, ये भी एक तरह का प्रोटोजोआ है, और इसमें सबसे कॉमन जो देख रहे हैं इसमें हाथी पाव, जिसे बोलते हैं फाइलेरियासिस, इसका एग्जाम्पल हो गया, इसे बोलते हैं हम लोग फाइलेरियासिस, हाथी पाव। ये जनरली हम लोग को देखने को मिलता है, हाथी पाव एलमिंथस की वजह से होता है। तो ये सारे जो हैं इसको बोलते हैं हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअन, हेलमिंथस। इसके एग्जांपल भी देख लिए, जैसे कि निमोनिया, टाइफाइड, बैक्टीरियल डिजीज हो गया, बैक्टीरिया को होने वाला, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला डिजीज है। कॉमन फ्लू, पोलियो, ये वायरस के द्वारा होने वाला डिजीज है। रिंग वर्म हो गया, फंगस के द्वारा होने वाला डिजीज है। एमीबियोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, स्करियासिस हो गया, ये प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला डिजीज है। जैसे कि फलरियासिस हो गया, हेलमिंथस के द्वारा होने वाला डिजीज है। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं। अभी हम लोग इस आज क्लास में हम लोग क्या क्या देखे, सबसे पहले हम लोग हेल्थ का डेफिनेशन देखे, डिजीज देखे, टाइप्स ऑफ डिजीज देखे, ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो तरह के देख चुके। पहला इन्फेक्शियस, दूसरा नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस जो कि इजिली ट्रांसमिट हो जाता है, नॉन इन्फेक्शियस जो कि आसानी से ट्रांसमिट नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल देख चुके, एड्स, इसके एग्जाम्पल देख चुके थे, कैंसर। फिर हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज को जो है क्लासिफिकेशन किए, पैथोजेंस के द्वारा होता है, अलग अलग तरह के पैथोजेंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल, हेलमिंथस, इसके एग्जाम्पल दिए, देख लिए। अब एक एक करके हम लोग सारे को अच्छे से स्टडी कर लेना है, ये किस वजह से होते हैं, इनके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर आपकी ये बॉडी में होते हैं तो इसका हम लोग क्या टेस्ट करा सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।